नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आज के हालचाल के साथ एक बार फिर हम आपके साथ हैं। आज एक सच्ची कहानी के जरिए हम अपने आसपास के हालात को बयान करने की कोशिश करेंगे। कोरोना के इस भयानक दौर में आपने लोगों की जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन हम यहां पर जो कहानी बताने जा रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट के एक एक लफ्ज हमारे सामने से गुजरे हैं और हर एक लफ्ज ने दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। आप भी सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हालात कैसे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की बात। सुबह का वक्त था। व्हाट्सएप पर आए संदेशों पर सरसरी निगाह डालते हुए एक मैसेज पर जाकर आंखें अटक गईं। यह मैसेज रात 3:25 पर डाला गया था और उसमें लिखा था, पिताजी अब नहीं रहे। आपको भी यह जानने की उत्सुकता होगी कि यह मैसेज किसका था। जी हां, यह मैसेज गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिंदी अधिकारी अखिलेश तिवारी का था। अखिलेश तिवारी अखबार में साथ के सहयोगी रहे और रायपुर में रहकर पत्रकारिता करते रहे। अब यूनिवर्सिटी के हिंदी अधिकारी हैं। उनके पिताजी की हालत के बारे में मुझे एक दिन पहले से ही खबर थी। जब वे अपने पिता को गांव से लेकर गंभीर हालत में बिलासपुर पहुंचे थे। उन्हें किसी तरह सिम्स में बेड मिल गया था, ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था हो गई थी। एक दिन पहले शाम के समय अखिलेश तिवारी ने बताया था कि पिताजी का ऑक्सीजन लेवल 61 है और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। वे अस्पताल में अकेले थे और एक तरफ पिताजी को ढांढस बंधाते हुए रुक रुक कर मुझे भी हाल चाल बता रहे थे। आपको पढ़ने सुनने में लगेगा कि इस तरह की घटना तो कई लोगों के साथ हो रही होगी, लेकिन यह घटना कुछ अलग है। कोरोना की भयंकर महामारी के दौर में अखिलेश तिवारी के परिवार की कहानी यही खत्म नहीं होती। उनकी कहानी कई लोगों से काफी अलग और कोरोना के भयानक तांडव से भी अधिक भयानक और दिल को हिला देने वाली है। उनके परिवार के साथ जो घटित हुआ है उसे जानने के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा। अखिलेश तिवारी की एक बहन रायपुर में करीब 6 महीने पहले कोरोना की चपेट में आकर सबका साथ छोड़कर चली गई। पूरा परिवार इस दुख को भुला भी नहीं पाया था कि कोरोना के दूसरे दौर में अखिलेश के बड़े भाई नीलेश तिवारी रायपुर में कोरोना संक्रमित हो गए। आपको यह भी बता दें कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अभी भी हफ्ते भर का वक्त नहीं गुजरा है। नीलेश तिवारी रायपुर से अपने गांव लौटे और वहीं उनकी हालत बिगड़ने लगी। सांस लेने की तकलीफ के बाद उन्हें किसी तरह एम्बुलेंस में बिलासपुर लाया गया। बिलासपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए दाखिल कराया गया। हालत इतनी खराब थी कि परिवार वालों को यह देखकर भी सहन नहीं हो पा रहा था कि अस्पताल के गेट पर की जा रही फॉर्मेलिटी में काफी वक्त लग रहा है और उनके लिए एक एक लम्हा भी भारी पड़ रहा था। सभी के मन में बेचैनी थी कि नीलेश को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचाकर ऑक्सीजन वगैरह का इंतजाम हो जाए। तमाम औपचारिकताओं के बाद उन्हें बेड तक पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। कुछ महीने के भीतर परिवार पर यह दूसरा बड़ा आघात था। किसी तरह बिलासपुर में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उधर गांव में शोक संतप्त परिवार भी कोरोना की चपेट में आ गया था। आज से एक दिन पहले ही बुधवार को गांव से खबर आई कि कोरोना संक्रमित अखिलेश तिवारी की मां भी दुनिया छोड़कर चली गई। खबर सुनकर अखिलेश गांव पहुंचे तो वहां पिताजी की भी हालत बहुत खराब थी। मां के अंतिम संस्कार के पहले ही वे पिताजी की सांसें उखड़ने से पहले उन्हें किसी तरह एम्बुलेंस का इंतजाम कर दोपहर बाद तक बिलासपुर ले आए। यहां सिम्स में उनका इलाज चला। रात जैसे जैसे आगे बढ़ती गई पिताजी की हालत भी बिगड़ती गई। आम लोगों का इलाज करने के लिए बनाए गए सिम्स अस्पताल में जितना अच्छा इंतजाम हो सकता था उन्हें मिला। आम लोगों को आज भी इस संस्थान पर बहुत भरोसा है और भरोसे को कायम रखते हुए आज के समय में इस संस्थान पर कोई कमेंट करना न्याय संगत नहीं होगा। इस बारे में बात फिर कभी कर लेंगे। बहरहाल पिताजी की हालत बिगड़ती देख अखिलेश से रहा नहीं गया और लगातार हाँफ रहे पिता की जान बचाने के लिए वह देर रात उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, जहां वेंटिलेटर से लेकर सभी तरह की सुविधाएं थी।
फिर भी रात 3:25 पर उनकी सांस उखड़ गई। हफ्ते भर के भीतर घर में तीसरी मौत और 24 घंटे के भीतर पहले माता और फिर पिता का साया जिस शख्स के सिर पर से उठ जाए, उसके लिए कोई रात कितनी लंबी होगी इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। आंखें मूंद कर कोई इस तस्वीर को भी महसूस कर सकता है कि अगर दिन रात एक कर भी कोई अपने माता पिता की जान न बचा सके और उनकी पार्थिव काया को कंधा भी न दे सके तो उस पर क्या गुजरेगी। सुनते जाइएगा। परिवार पर टूटे इस भयानक कहर का अंत यही नहीं है। एक तरफ अपने स्वर्गीय पिता रामस्वरूप तिवारी का पार्थिव शरीर लेकर उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए थे कि अखिलेश तिवारी को खबर लगी कि गांव में उनकी बड़ी भाभी की हालत भी बिगड़ रही है। किसी तरह एम्बुलेंस भेजकर उन्होंने भाभी को भी बिलासपुर पहुंचाने का इंतजाम किया। उन्हें भी एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। ईश्वर उन्हें शक्ति दे और वे स्वस्थ सानंद अपने घर लौट सके, यह कामना हम सभी कर रहे हैं। अखिलेश तिवारी के परिवार की इस दर्दनाक कहानी को आप सभी के सामने रखने के पीछे हमारा मकसद दहशत फैलाना, लोगों को भयभीत करना या निगेटिविटी का संदेश देना नहीं है, बल्कि हालात को समझने और समझाने के लिए ही यह दर्द भरी कहानी आपके सामने रखना चाहते हैं। एक परिवार ने चंद महीनों के भीतर 4 लोगों को हमेशा के लिए खो दिया, फिर भी यह परिवार अब सांसों के लिए संघर्ष कर रहा है। इस परिवार के बारे में सोचकर याद करना जरूरी है कि पिछले बरस जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब यह महामारी हमसे बहुत दूर थी। दुनिया के कई देशों में इसका कहर सुनाई दे रहा था और वहां की कई कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल होती रही हैं। तब लगता था कि बीमारी कितनी भी भयंकर हो अभी तो हमसे बहुत दूर है। फिर इस महामारी ने हमारे देश में भी दस्तक दी और 2, 5, 10, 20 हजार की गिनती पार करते हुए 1 लाख के आंकड़े के करीब तक पहुंच गई थी। पॉजिटिव मामलों को देखते सुनते एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ और हमारे शहर बिलासपुर में भी अपने आसपास के लोग इस बीमारी की चपेट में आने लगे। लॉकडाउन और तरह तरह की पाबंदियां झेलते हुए किसी तरह पहला दौर गुजरा तो व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों ने भी मान लिया कि तूफान हमेशा के लिए टल गया है। व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों का रुख देखकर आम लोगों ने भी पूरी मासूमियत के साथ महामारी की भयानकता को एक बुरे सपने की तरह भुला दिया। हालांकि आज का वक्त किसी की गलतियां निकालने का नहीं है, लेकिन जब पड़ोस के सूबे महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना वायरस की लहर का कहर शुरू हो रहा था तब भी नींद नहीं खुल सकी। सब इसे सही मानते रहे कि संकट हमसे दूर और बहुत दूर है, लेकिन जब यह खूंखार दौर हमारे नजदीक से नजदीक पहुंचते हुए हमारे सामने ही आ खड़ा हुआ तो हमारे हाथ से बहुत सारी चीजें निकल चुकी थी। अब तक जो कहानियां हम बहुत दूर से सुनकर उसे कहानी की तरह ही भुला देते थे, अब वही कहानियां हमारे आसपास भी लिखी जा रही हैं। हर रोज कोई न कोई ऐसी खबर मिलती है कि हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते और इस तरह की खबरों को रोकने के लिए हमारे पास अब कोई जरिया भी नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बेबसी और मजबूरी यह है कि इस भयानक दौर में हम निजी तौर पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सिस्टम अपने तरीके से चल रहा है, बदहाली, बदइंतजामी और इसके पर्यायवाची सारे शब्द खत्म होते जा रहे हैं। हाल के दिनों में बिलासपुर के पत्रकार साथी प्रदीप आर्य हम सबका साथ छोड़कर चले गए, तब भी लोगों ने खूब लिखा और सिस्टम की सच्चाई को सामने भी रखा, लेकिन आज तक यह नहीं मालूम चल सका कि प्रदीप आर्य के इलाज को लेकर कहीं चूक हुई थी या नहीं। अगर हुई थी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था। व्यवस्था के जवाबदेह लोग अब भी जवाबदेही से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। लोग बार बार कह रहे हैं कि सिस्टम पर भरोसा करने की बजाय अपने आप पर भरोसा रखकर खुद को बीमारी से बचाने का उपाय करना ही अब हम सबके हाथ में अंतिम हथियार के रूप में बाकी रह गया है। यह वृतांत लिखते लिखते एक बुरी खबर यह भी मिली है कि शिव टाकी चौक पर सरस्वती स्पोर्ट्स में हमेशा अपनी मुस्कान के साथ दोस्तों का स्वागत करने वाले योगेश वाजपेयी गुड्डा का भी निधन हो गया है। समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहने वाले शैलेश वाजपेयी के लघु भ्राता गुड्डा वाजपेयी भी कोरोना से ग्रसित थे। उनका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था। दुखद खबरों का यह सिलसिला बहुत लंबा है और तकलीफ देह भी है।
नाकामियों और व्यवस्था की खामियों को ढकने, मूंदने, तोपने में लगे लोग दलील दे रहे हैं कि इस तरह की बातों से निगेटिविटी फैल रही है, लिहाजा लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई जानी चाहिए जिससे लोगों का हौसला बना रहे। आदर्श वाक्य के रूप में यह बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन जब कोई अपना ही साथ छोड़कर चला जाए तो क्या उसका साथ छूट जाने का दर्द भी साझा करना निगेटिविटी है? बस इतना ही याद रखना होगा कि दुख भरी कहानियां अब धीरे धीरे हमारे आसपास भी सुनाई देने लगी हैं और नज़दीक से नज़दीक आती इन आवाज़ों के पीछे का दर्द भी हम सबको महसूस करना होगा। संकट कितना भी बड़ा हो, घर के किसी सदस्य के नाम के आगे स्वर्गीय लिखने से बड़ा संकट और कोई नहीं हो सकता। ऐसे समय में परिवार, समाज हर दौर में शोक संतप्त परिजन के साथ खड़ा रहता है। यह हमारी परंपरा ही नहीं, हमारा संस्कार भी है। लॉकडाउन के दौर में पाबंदियों के बीच भले ही ऐसे परिवारों से रूबरू न हो सकें, लेकिन घर पर रहकर शोक संतप्त लोगों की हिम्मत तो बनाए रख सकते हैं और दूर रहकर भी जो मदद हो सकती है वह कर सकते हैं। कोई संकट के समय में अपने को अकेला न महसूस करे, उसे इस बात का एहसास दिलाना हम सब की जवाबदारी है। किसी के घर की चौखट पर अपार दुख ने दस्तक दी है तो चारों तरफ छाए घनघोर अंधेरे के बीच भी हर एक का दुख बांट लेने में हम पहले भी पीछे नहीं रहे और आज भी पीछे नहीं रहेंगे। इससे किसी सिस्टम का सच उघड़ता हो तो उघड़े और सियासत के खेल में लोगों को आपस में बांटकर इस सच्चाई को तोपने मूंदने में लगे लोग अगर इसे निगेटिविटी करार दे रहे हो तो देते रहें। अपनापन का रिश्ता भी हमें जवाबदेह बनाता है। ऐसी सूरत में जब जवाबदेह लोगों ने टीवी के स्क्रीन, अखबार के पन्नों और सोशल मीडिया के छोटे स्क्रीन पर अपनी पीठ थपथपाने को ही अपनी जवाबदेही मान लिया है, घर, परिवार, समाज के रिश्तों के साथ हम अपनी जवाबदेही भला कैसे छोड़ दें? एक अहम सवाल है। अखिलेश तिवारी के परिवार की दर्द भरी कहानी को याद कर इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा। नमस्कार।